सबसे ज़रूरी मुद्दा जो है वो शिक्षा का और दवाई का है। आपने कोरोना महामारी के दौरान ये देखा कि लोगों को सरकार दवा और बेड तक उपलब्ध नहीं करा पाई, तो ऐसी सरकार से तो कोई फ़ायदा नहीं है जो हमारे जीवन के साथ जुआ खेले कि बेड पर डाल दिया, डॉक्टर देखने को नहीं है, दवाई नहीं है, आदमी जी रहा है या मर रहा है, कुछ पता नहीं है। तो ये तो जीवन के साथ जुआ खेला जा रहा है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। स्मार्ट न्यूज़ इंडिया के इस कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं बरेली की बिथरी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी शुजा खान साहब से, जो कि एक बिजनेसमैन हैं और लगातार इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में क्षेत्र की जनता को जो है बेहतर एजुकेशन देने का काम किया है। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मिलवा रहे हैं शुजा खान से। जी शुजा खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में आप सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप। देखिए, बिथरी विधानसभा की बात करें तो मैं तो बिथरी विधानसभा का ही बच्चा हूँ और मेरे वालिद साहब सन 80 में पहला चुनाव जब ये कैंट विधानसभा हुआ करती थी तब लड़े थे, और तब से जो लोगों का प्यार, मोहब्बत, बड़ों की दुआएं जब से साथ हैं, तब से मैं क्षेत्र में ही काम कर रहा हूं। जिस लायक हुआ, जब छोटा था तब खेलने भी वहीं जाता था, और जब बड़ा हुआ तो इस लायक हुआ कि कुछ कर सकूं, तो आज कर भी वहीं रहा हूं। जी, शुजा खान जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि वो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और जिस क्षेत्र से वो प्रत्याशी के रूप में आज आपके सामने आए हैं। तो आज मैं इनसे जानूंगा कि चुनाव को लेकर के इनकी क्या तैयारियां हैं और ये किन मुद्दों पर जो है बिथरी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, और इनका क्या विज़न है क्षेत्र के युवा वर्ग के लिए और क्षेत्र की महिलाओं के लिए, इनका क्या नज़रिया है और क्षेत्र के बुज़ुर्ग लोगों के लिए ये क्या सोच रखते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, साहब आप ये बताइए कि आप बिथरी के लोगों के लिए ऐसा कौन सा काम करेंगे जो, या बिथरी के लोगों के क्या मुद्दे हैं जो लेकर के आप उनके सामने जाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा कि चुनाव की क्या रणनीति है, तो रणनीति ये है कि अगर हम बहुत कम वक्त की बात करें, 2012-2017 में जब ये बिथरी विधानसभा कैंट के विस्तार के बाद बनी थी, तो 12 और 17 में हमारी पार्टी यहाँ पे अपना गढ़ मानने के बाद भी हारती रही है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो वोट है वो कंसोलिडेट नहीं हो पाया एक प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहली तो कोशिश ये है कि अपनी पार्टी के लिए एक सीट जीत के देनी है, और शायद मैं ये समझता हूँ कि मैं उसके लिए लायक प्रत्याशी भी हूँ। बाकी जनता का सोचना और पार्टी हाईकमान का सोचना है कि ये सीट जीत के पार्टी की झोली में डाली जाए। अब दूसरी बात, जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं, सबसे ज़रूरी मुद्दा जो है वो शिक्षा का और दवाई का है। आपने कोरोना महामारी के दौरान ये देखा कि लोगों को सरकार दवा और बेड तक उपलब्ध नहीं करा पाई, तो ऐसी सरकार से तो कोई फ़ायदा नहीं है जो हमारे जीवन के साथ जुआ खेले कि बेड पर डाल दिया, डॉक्टर देखने को नहीं है, दवाई नहीं है, आदमी जी रहा है या मर रहा है, कुछ पता नहीं है। तो ये तो जीवन के साथ जुआ खेला जा रहा है। वो जीवन चाहे हिंदू भाई का हो, चाहे मुस्लिम भाई का हो, या किसी भी बिरादरी के भाई का हो, वो जीवन अमूल्य है। अगर उस जीवन के साथ जुआ खेला जाएगा तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उसको अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। दूसरा मुद्दा है शिक्षा का। जब शिक्षा लोगों के पास होगी, अच्छी शिक्षा होगी, वो कामयाब बनेंगे, उनकी सोच खुलेगी, उनके सोचने समझने का नज़रिया बदलेगा, तो रोज़गार देने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास क्वालिफ़िकेशन होगी वो रोज़गार तो खुद छीन लेगा। तो हमारे इन दो मुद्दों पे अगर शिक्षा और दवाई अगर हमने दे दी तो बाकी मुद्दे तो अपने आप हल हो जाएंगे। उसको मालूम है कि अपनी समस्या का समाधान कैसे करना है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो सब जानता है कि अपने हक को कैसे मांगना है, अपनी परेशानी को कैसे दूर करना है। तो शायद मैं ये समझता हूँ अगर शिक्षा और दवाई पे अगर हमने काम कर लिया तो बाकी मुद्दे अपने आप ही ठीक होने लगेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात शुजा खान साहब ने कही है कि शिक्षा यानी कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो इनकी प्रायोरिटी है कि क्षेत्र के लोगों को ये जो है शिक्षा, बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्पर हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए भी। लेकिन मैं यहाँ पे, मेरा ये सवाल है आपसे कि जब लॉकडाउन लगा और कोरोना आया तो योगी जी कहते हैं ऑक्सीजन की कमी से हमारे यहाँ कोई नहीं मरा है, इस पर आपका क्या? देखिए, ज़मीनी हालात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ।
जो ऑक्सीजन के बाद वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, और सरकार इस बात का ढिंढोरा पीट रही है कि ऑक्सीजन से कोई किसी की जान नहीं गई है, तो हमारे मंत्री कई ऐसे थे जो इस वक्त भाजपा सरकार में हैं। बरेली से हमारे नवाबगंज के विधायक थे केसर सिंह जी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। अब अगर विधायकों को, मंत्रियों को अगर सुविधा नहीं मिल पा रही तो आम जन की तो बात ही कुछ नहीं है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से नहीं हुआ, तो फिर ऑक्सीजन की इतनी कमी कैसे हुई? आपने खुद देखा था कि जो ऑक्सीजन के प्लांट्स थे उनमें सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, किसी के पास सिलेंडर नहीं था, सिलेंडर ब्लैक हो रहे थे, ये तो सब जग जाहिर है। और दूसरी चीज़, अगर ऑक्सीजन से कोई नहीं मिला तो आज सरकार को ये नए नए प्लांट्स लगाने की क्या ज़रूरत है? भाई, जिस चीज़ की कमी थी नहीं उस चीज़ को आप क्यों पैदा कर रहे हो? अब चुनाव 2022 का अब सर पे आ चुका है, तो 2017 के चुनाव में एक सबसे बड़ी बात सामने ये आई थी कि ईवीएम जो है वोट चोरी का आरोप लगाया था सभी पार्टियों ने। आज फिर से ईवीएम से ही चुनाव होगा, तो क्या सर आप ईवीएम में भरोसा रखते हैं? देखिए, ये तो लोकतंत्र है, चुनाव तो यहाँ होंगे ही। अब छल से, कपट से, अगर ईवीएम की बेईमानी से ये लोग चुनाव जीतने में कामयाब होंगे तो फिर जनता को छलेंगे, लेकिन जनता को छलने के लिए हम ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते। हम अगर जनता के साथ खड़े हैं तो जीतें हारें, चुनाव नहीं होने पर भी तो कोई फ़र्क नहीं निकलेगा, तो इसलिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब ज़रूरी ये है उन सब चीज़ों की देखभाल हम कैसे करते हैं। कोशिश ये रहेगी कि ईवीएम की चौकीदारी भी खुद की जाए, क्योंकि ये तो सबको मालूम है चौकीदार ही चोर है, तो उसके लिए ईवीएम की चौकीदारी करनी पड़ेगी और अपने लोगों को एक स्टेप आगे तक की सोच रखनी पड़ेगी कि जब पोलिंग का वक्त हो या वोटिंग का वक्त हो, उस वक्त में हमारे लोग और ज़्यादा एक्टिव हों ताकि वो हर चीज़ पे नज़र रख सकें। अच्छा सर, एक सवाल मेरा आपसे अगला ये है कि आपका बिथरी विधानसभा में जो पढ़े लिखे युवा बेरोज़गार हैं उनको लेकर के आपका क्या विज़न है, उनके लिए क्या चाहते हैं आपका? देखिए, बड़ा पोटेंशियल इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे जो युवा है वो बेचारा बेरोज़गार है। अब आप देखिए, आज तक की इतनी सरकारें थीं, यहाँ पर जो बाईपास बना है उसके आसपास की बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। बहुत कैपेबल एरिया है जो शाहजहाँपुर से दिल्ली रोड को जोड़ता है, बहुत सी फैक्ट्रीज़ यहाँ लाई जा सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे क्षेत्र की बात करें अपने गंगा पार की, तो वहाँ भी बहुत पोटेंशियल है उस एरिया में। वो फ्लाईओवर बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है, तो बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे हम अगर बात करें तो बहुत बड़ा तबका एक ज़री ज़रदोज़ी से काम से जुड़ा हुआ है। हमारे ग्राम उद्योग हैं, हमारी और भी संस्थाएं हैं जो छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करती हैं लोगों के लिए, और ऐसी स्कीम्स निकालती हैं कि हथकरघा विभाग है कि लोग अपना काम खुद कर सकें, लेकिन जागरूक ना होने की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से वो लोग इन सुविधाओं को लेने से महरूम रह जाते हैं और ये सब पैसा बट्टे खाते में चला जाता है। तो वही मेरा मतलब है, जो पहला मेरा जवाब था कि अगर शिक्षा होगी तो उसको खुद मालूम होगा कि कौन सी योजना आई है, कहाँ पर हमें जाना है, किस दफ्तर में हमें अप्लाई करना है, कहाँ पे हमें एप्लीकेशन देनी है, किस तरीके से हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये सारी सुविधाएं, उसको जितनी सुविधाओं को रिसोर्सेज बना के अगर उसको दिया जा सके, तो वो खुद उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो अपने आप को कामयाब कर सकेगा। जी, बहुत अच्छी बात शुजा खान साहब ने कही है कि जब इंसान शिक्षित होगा और जब उसको एजुकेशन होगी, यानी कि वो तालीम याफ्ता होगा और तालीम हासिल किया हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है उसको सारी चीज़ का ज्ञान होगा और वो है अपनी सभी योजनाओं का लाभ लेने का हर संभव प्रयास कर सकता है, उसे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शुजा खान जी से मेरा अगला सवाल ये है कि आपके क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, क्योंकि आपकी पार्टी महिला सम्मान की हमेशा बात करती है, बरेली ज़िले में 9 विधानसभा सीटें हैं, आपकी पार्टी कितनी महिलाओं को जो है विधानसभा के चुनाव में टिकट देने का काम करेगी? देखिए, ये टिकट देना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हाई कमान का काम है। भाई, हम तो ये कहेंगे जिस भी विधानसभा पे जो भी महिला पोटेंशियल लगती हैं जीतने का, जिसको भी टिकट मिलेगा, सबसे पहले हम उसका चुनाव जाके लड़ाएंगे और पूरी ताकत से लड़ाएंगे। उस महिला को ये नहीं सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि वो एक महिला चुनाव लड़ रही है। वो चुनाव हम अपना चुनाव समझ के लड़ाएंगे और हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता उतनी ही शिद्दत के साथ चुनाव लड़ाएंगे जिस शिद्दत के साथ अपना चुनाव लड़ते। जी, अगला सवाल मेरा ये है कि बरेली ज़िले के अंदर
बरेली ज़िले के अंदर समाजवादी पार्टी क्या आपको लगता है गुटों में बट रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गुटों में बट रही है। समाजवादी बहुत बड़ा परिवार है। यहाँ पे एक हायरार्की सिस्टम है जिसमें अध्यक्ष हैं, ज़िला अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं और भी पदाधिकारी हैं। तो गुटों में बंटने की तो कोई बात नहीं है ऐसी। एक सवाल मेरा सर ये है कि आप जो है पहले आप बिज़नेस में आपकी प्रायोरिटी है, अब आप राजनीति में आ रहे हैं, तो राजनीति में अगर आप एमएलए बनते हैं तो आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी जनता के लिए सबसे पहले? जनता के लिए तो प्रायोरिटी मैंने आपको बताया था कि शिक्षा और दवाई यही प्रायोरिटी है, और बाकी जन सेवक हूँ, सेवा करता रहूँगा, पहले भी करता रहा हूँ जिस लायक रहा हूँ। आगे अगर लोगों की दुआएं रहीं, हाईकमान का सर पे हाथ रहा और विधायक बन गया तो शायद ताकत बढ़ जाएगी और उस बढ़ी हुई ताकत से और ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँगा। जी, बहुत अच्छी बात शुजा खान साहब ने कही है कि वो एक सेवक की तरह बिथरी की जनता के लिए कार्यरत रहेंगे और लोगों की परेशानियों को दूर करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमेशा ध्यान रखेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शुजा खान जी मौजूद थे, और आपको बता दूं कि शुजा खान साहब एक इंजीनियर हैं और बहुत ही काबिल इंसान हैं। और इस कार्यक्रम की मैं यहीं पर समाप्ति करता हूं। नमस्कार।